सो हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है 50 डेज चैलेंज में। जहां हम बात कर रहे हैं फिजिक्स की, ट्वेल्थ फिजिक्स की। और जहां हमारा टारगेट है कि हमें इन 50 डेज के अंदर अपने को 50 मार्क्स तक कम से कम पहुंचाना है आउट ऑफ 70। तो 70 में से 50 मार्क्स, यानी कि मैं 70% की बात कर रहा हूँ। आपके 50 मार्क्स यहाँ आएंगे, 30 में से 28 29 आपके प्रैक्टिकल में लग जाएंगे। दैट मीन्स you will at least reach to 80% in physics, which is not a very less score। एक मीडियोकर बच्चे के लिए बहुत अच्छा स्कोर है ये। अच्छा, बिफोर स्टार्टिंग टुडेज एपिसोड, आज आपको मैं अनाउंसमेंट करूंगा। पहली बात तो ये कि आज हमारा डे नंबर 14 है और हमने आज यूनिट नंबर 2 जो है फिनिश कर लेना है। तो अगर आप लोग मेरे साथ सही ढंग से प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप लोगों का भी यूनिट नंबर 1 और यूनिट नंबर 2 आराम से फिनिश हो चुका होगा, या आज के बाद हो जाएगा। दूसरी अनाउंसमेंट कि क्लास 10th और क्लास 11th के भी बच्चों के बहुत मैसेज आ रहे हैं कि सर हमारा कब से शुरू कर रहे हो। तो सून आई विल बी प्रिपेयरिंग कि मैं क्लास 11th का पहले शुरू करूं और फिर क्लास 10th के लिए भी शुरू करूं। तो आई विल ट्राई कि उनके लिए भी शॉर्ट शॉर्ट वीडियोस जो है आपके लिए बना बना कर मैं डालता रहूं। तो चलते हैं आज की टॉपिक के ऊपर। आज का जो हमारा टॉपिक है बड़ा ही मजेदार और बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, बिकॉज अगर आपको वो टॉपिक समझ में आ गया तो आपको सीरीज पैरेलल के न्यूमेरिकल्स में कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो डे नंबर 14 में आपका फिर से स्वागत है, जहां हमारा आज का टॉपिक है किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स लॉ अपने आप में एक बड़ी महान और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। किरचॉफ्स लॉ के ऊपर हम बात करते हैं। सबसे पहला लॉ जो है जिसको हम बोलते हैं जंक्शन लॉ। जंक्शन का मतलब होता है ज्वाइंट। बच्चे कहते हैं सर हमें जंक्शन याद नहीं रहता। मैं बोलता हूँ यार, रेलवे में जंक्शन लिखे होते हैं ना, आप उसको याद करो। जैसे मैं पानीपत रहता हूँ, पानीपत इज जंक्शन। करनाल हमारे पास में है, करनाल कोई जंक्शन नहीं है। सोनीपत जंक्शन है, अंबाला जाए तो वो भी बहुत बड़ा जंक्शन है। तो जंक्शन क्या है? ज्वाइंट। जंक्शन का मतलब होता है ज्वाइंट। जंक्शन का मतलब, रेलवेज की भाषा में मैं समझाऊं तो जंक्शन का मतलब होता है जहां पर ट्रेन सिर्फ आना और जाना नहीं करती। जैसे कि अगर हम बात करें, मैं पानीपत में रहता हूँ तो एक रास्ता दिल्ली की तरफ जा रहा है, एक रास्ता करनाल की तरफ जा रहा है। ठीक है। लेकिन अगर वहां से एक ज्वाइंट और निकल जाए, टी पॉइंट बन जाए या कोई चौराहा बन जाए, चौक बन जाए, तो उसको बोलते हैं ज्वाइंट। तो ज्वाइंट वो है, जंक्शन वो है जहां पर एक से ज्यादा वायर्स जो है, एक से ज्यादा ट्रेन जाती हैं। अंबाला से देखिए बहुत तरह की ट्रेनें जाती हैं, इसलिए अंबाला जो है बहुत बड़ा जंक्शन है। और पानीपत छोटा जंक्शन है। करनाल बिल्कुल जंक्शन नहीं है, बिकॉज करनाल से कोई भी ट्रेन जो है नहीं जाती हैं। तो आते हैं जंक्शन के ऊपर। तो जंक्शन यहाँ पर क्या है कि वो पॉइंट जहां पर बहुत सारी वायर्स जो है आपस में टकराती हैं। तो रूल ये कहता है कि इस पर्टिकुलर जंक्शन पॉइंट के ऊपर समीशन ऑफ करंट जो है वो जीरो होगा। यानी कि अगर कोई पर्सन एग्जैक्टली उस पॉइंट के ऊपर खड़ा हो जाए तो उसे करंट नहीं लगेगा, क्योंकि जितना करंट आ रहा है, टोटल इनकमिंग करंट विल बी इक्वल टू टोटल आउट गोइंग करंट। ये इसका बहुत सिंपल सा फंडा है, जितना करंट आएगा उतने का उतना करंट चला जाएगा। अच्छा, अब इसमें बच्चे पूछते हैं सर अगर चार करंट आ रहे हैं तो क्या चार ही जाएंगे? ना, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ। चार आए हैं तो हो सकता है चारों के चारों ज्वाइन होके तीन करंट में कन्वर्ट हो जाए, दो में कन्वर्ट हो जाए, एक में कन्वर्ट हो जाए। और हो सकता है चार करंट आ रहे हैं और वो आपस में ज्वाइन होके छह पार्ट में डिवाइड हो जाए। सो ऐसा कोई कहीं नहीं लिखा हुआ कि भाई चार आए हैं तो चार जाएंगे, दो आए हैं तो दो जाएंगे। वो कन्वर्ट हो सकते हैं, डिवाइड हो सकते हैं, ऐड ऑन भी हो सकते हैं। तो ये हमारा जंक्शन रूल है। मैं इसको और डिटेल में डिस्कस नहीं करूंगा, बिकॉज हमें इसको अप्लाई कैसे करना है सीधा उसके ऊपर जाऊंगा। दूसरा जो हमारा रूल है, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वन, दूसरा जो हमारा रूल है उसके ऊपर आते हैं हम। दूसरा हमारा जो रूल है उसका नाम है लूप रूल। ठीक है, दूसरे लूप के ऊपर आते हैं, लूप रूल। अब लूप क्या होती है? लूप होती है क्लोज्ड सर्किट। पहले लॉ को हम KCL भी बोलते हैं, किरचॉफ्स करंट लॉ। और ये जो है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को फॉलो करता है, क्योंकि यहाँ पर चार्ज हमेशा कांस्टेंट रहता है, करंट हमेशा कांस्टेंट रहता है। दूसरा जो है हमारा, इसको हम KVL भी बोलेंगे, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। बिकॉज यहाँ ये बोलते हैं कि एक लूप है, कोई भी एक लूप मैं बना देता हूँ। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पर कोई एक सेल लगा हुआ है या बैटरी लगी हुई है, ये हम एक क्लोज लूप ले लेते हैं। क्लोज लूप के अंदर जो टोटल पोटेंशियल है वो हमेशा जीरो रहेगा। ये हमारा फॉर्मूला है जिसको बोला जाता है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, क्योंकि पोटेंशियल अमाउंट ऑफ वर्क डन होता है, इसलिए कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करता है। की पॉइंट्स आपको साथ साथ बताता जाऊंगा। पहले वाला चार्ज करंट से रिलेटेड था, इसलिए कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। दूसरे वाला
वोल्टेज वर्क डन से रिलेटेड है, इसलिए कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब इसको अप्लाई कैसे करना है, इसके अंदर कुछ साइन कन्वेंशन है। पोटेंशियल की अगर हम बात करें तो दो तरह के पोटेंशियल होते हैं। एक होता है सेल का, सेल का जो मैक्सिमम पोटेंशियल होता है उसको हम बोलते हैं ईएमएफ। देखिए हमारे सिलेबस में बहुत सारे ई हैं, इसलिए आपको हर ई में फर्क रखना पड़ेगा। पहले सबसे पहले हमने पढ़ा था एप्सिलॉन नॉट, ये क्या था, परमिटिविटी। फिर हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड, ये था कैपिटल ई। अब हम पढ़ रहे हैं ईएमएफ, तो या इसको ऐसे लिखिए या ऐसे लिखिए, जैसे भी लिखिए। तीनों के अंदर आपका फर्क होना बहुत जरूरी है। ये अगर फर्क नहीं होगा तो कंफ्यूज करेंगे टीचर को, और अगर मुझे कंफ्यूज करेंगे तो मैं नंबर काटूंगा। इसलिए मुझे कोई मौका मत दो, मुझे का मतलब है जो भी टीचर आपका चेक कर रहा होता है, मुझे कोई मौका मत दो कि मैं आपके नंबर काटूं। सो पहला पॉइंट है इसके अंदर ईएमएफ, तो मैं थोड़ा डिजाइन अलग बना रहा हूँ, आप भी अपने उसमें फर्क करें। ऐसा ही जब हम ऑप्टिक्स पढ़ते हैं तो वहां पर भी होता है, बच्चों को बताया जाता है यू होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और म्यू होता है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। बच्चे दोनों को एक जैसा लिखते हैं, भाई दोनों में डिफरेंस करो। मेरी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इन चीजों में डिफरेंस करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि इन टर्म्स का मीनिंग अलग अलग हो जाता है। इसलिए आप इन चीजों का ध्यान रखें। सो पहला हो गया ईएमएफ। दूसरा होता है पोटेंशियल करंट इंटू रेजिस्टेंस, V इज इक्वल टू आई आर। इन दोनों की जो वैल्यू है, इन दोनों की जो वैल्यू है उसका समीशन भी अगर हम देखें तो वो जीरो रहेगा। अलग अलग भी बांट सकता हूँ, समीशन ऑफ ईएमएफ प्लस समीशन ऑफ आई इंटू आर, दैट शुड बी जीरो। ये हमारा मेन रूल है, इसको अप्लाई करना है। अब इसको अप्लाई कैसे करना है, अप्लाई करने के लिए हमें समझनी पड़ेंगी कुछ साइन कन्वेंशन। फटाफट से मैं साइन कन्वेंशन समझाता हूँ, और फिर हमारा न्यूमेरिकल नीचे हमारी वेट कर रहा है। आज हम 3 न्यूमेरिकल मेन करेंगे, और उसके बाद व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में डिस्कस करेंगे। और आज का हमारा वीडियो, हमारा यूनिट नंबर 2 जो है फिनिश हो जाएगा। वीडियो थोड़ी सी लंबी रहेगी पर लास्ट तक बनी रहिएगा। आपको उम्मीद है बहुत सारा ज्ञान, बहुत सारी विशेष बातें यहाँ से पता लगेंगी। ईएमएफ की अगर हम बात करें, देखिए साइन कन्वेंशन मैं यूज कर रहा हूँ एनसीआरटी वाले, आपके प्रदीप्स के अंदर, आपके एस एल रोड़ा के अंदर, या जो भी बुक आप फॉलो करते हैं उसके अंदर हो सकता है कुछ साइन कन्वेंशन अलग अलग हो सकते हैं, बट मैं जो फॉलो कर रहा हूँ एनसीआरटी। एनसीआरटी जो है हमारी गीता है, हमारा सबसे बड़ा ग्रंथ है, तो हम एनसीआरटी के अलावा उसमें से सब कुछ निकाल के ही बाकी सारी चीजें पढ़ते हैं। तो एनसीआरटी ही सबसे इंपॉर्टेंट है। अब हमें क्या करना है, ईएमएफ करना है। ईएमएफ की बात करते हैं, ईएमएफ होता है सेल की। तो ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, मैं या तो इस लूप में क्लॉकवाइज घूमूंगा या एंटी क्लॉकवाइज घूमूंगा, वो आपको बताऊंगा। तो अगर मैं इसमें ऐसे जा रहा हूँ, कैसे जा रहा हूँ कि मैं पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल तक पहुंच रहा हूँ, तो आंसर मेरा आएगा -E। और अगर मैं नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहा हूँ तो आंसर मेरा आएगा +E। मतलब जो लास्ट टर्मिनल है उसका साइन आपको उठाना है। मतलब लास्ट टर्मिनल मेरा अगर नेगेटिव के पास है तो मेरा आंसर नेगेटिव होगा, लास्ट टर्मिनल अगर मेरा पॉजिटिव के पास है तो मेरा आंसर पॉजिटिव होगा, मुझे याद रखना है। दूसरे की बात करते हैं, रेजिस्टेंस और करंट, आई इंटू आर। अगर मैं करंट के साथ साथ जा रहा हूँ तो करंट के साथ साथ जाता हूँ तो नेगेटिव, बिकॉज करंट जो होता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। और अगर मैं करंट के ऑपोजिट जा रहा हूँ तो ये हो जाएगा +IR। याद रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो ये याद रखना कि जब हम ईएमएफ नोट कर रहे हैं, जब हम ईएमएफ नोट कर रहे हैं, करंट जहां मर्जी जाए हमें कोई मतलब नहीं है। दोबारा से बता रहा हूं, जब हम ईएमएफ नोट कर रहे हैं, उसका प्लस माइनस देख रहे हैं, करंट कहीं पर भी जाए हमें कोई मतलब नहीं है। और जब हम करंट को नोट कर रहे हैं, यानी कि आई इंटू आर को नोट कर रहे हैं, तब ईएमएफ कहाँ जा रहा है, प्लस माइनस कहाँ जा रहा है, हमें कोई मतलब नहीं है। तो दोनों चीजों को अलग अलग समझना है, लेकिन अप्लाई एक साथ करना है। कैसे अप्लाई करना है, आइए चलते हैं अपने न्यूमेरिकल की तरफ। पहला न्यूमेरिकल हमारी वेट कर रहा है। यहाँ पर देखिए आपको ऐसा एक सर्किट गिवन है, इसमें आपको सेल का करंट निकालना है, मे बी आपको कहीं पे नेट रेजिस्टेंस निकालना होगा। तो कैसे कैसे करना है, क्या करना है, समझते हैं। सबसे पहला पॉइंट आपको क्या करना है, आपको जितने भी सेल सर्किट में गिवन है उन सबसे करंट विड्रॉ करना है। यानी कि हम सबसे पहले KCL पहला लॉ अप्लाई कर रहे हैं। कैसे अप्लाई करेंगे, पॉजिटिव से नेगेटिव जाता है तो मान लीजिए ये करंट हो गया I1, पॉजिटिव से नेगेटिव जाता है तो ये करंट हो गया I2। अब कुछ बच्चे बोलते हैं सर एक सर्किट में दो करंट कैसे घूमेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा, आप रूल को समझ के रूल के अकॉर्डिंग चलो। कैसे घूमेंगे, क्या घूमेंगे, वो बाद में डिस्कस करते हैं। जैसे इसका आंसर निकलेगा तब आपको मैं बताऊंगा कि क्या होगा और क्या नहीं होगा। इसमें से एक करंट की वैल्यू नेगेटिव भी आ सकती है, क्योंकि वो करंट हमने गलत डायरेक्शन में ले लिया है। अब रूल क्या कहता है, जितना करंट इसके इसमें से निकला उतना ही वापस इसके पास आना चाहिए। ऐसे ही जितना इसमें से निकला है उतना ही इसके पास वापस आना चाहिए, यही हमारा रूल है। तो आइए चलते हैं
देखिए यहाँ पर दो पॉइंट हमारे पास जंक्शन है, पॉइंट ई और पॉइंट एफ। पॉइंट ई पे बात करते हैं पहले। यहाँ से I2 करंट आ रहा है, I2 में से यहाँ से I1 वापस जाएगा, तो बाकी बचा कितना? I2 माइनस I1। दोबारा से बता रहा हूं, I1 करंट यहाँ आ रहा था, I1 को ही वापस निकलना है, बिकॉज रूल कहता है कि I1 अगर उसमें से विड्रॉ हो रहा है तो वापस भी I1 मिलेगा। तो इसमें से I1 माइनस कर दिया और बाकी बचा I2 माइनस I1। ये I2 माइनस I1 यहाँ पर पहुंचा नीचे की तरफ, यहाँ से I1 घूम के आ रहा है। अब ये I1 और I2 माइनस I1 यहाँ पर ऐड हो गया, I2 माइनस I1 और प्लस I1 हो गया, तो ये I1 से I1 कट गया, यानी कि वापस I2 यहाँ से लौट गया। ठीक है, वापस I2 यहाँ से लौट गया। मैं थोड़ा सा इसको साइड पे बना रहा हूँ बिकॉज नीचे वाला 3 ओम नहीं तो छुप जाएगा। तो मतलब यह है कि एक लूप में हमारा I1 घूम रहा है और एक लूप में I2 घूम रहा है। तो हमारे पास दो वेरिएबल है, सिंपल मैथ्स का फंडा। दो वेरिएबल है I1 और I2, तो हमें दो इक्वेशन चाहिए। दो इक्वेशन होंगी तभी हम इनको सॉल्व कर पाएंगे। पहले लूप में बात करते हैं। लूप नंबर 1, मैं क्लॉकवाइज चल रहा हूँ। कोई ऐसा रूल नहीं है जो आपको कहता है कि क्लॉकवाइज जाओ, आप एंटी क्लॉकवाइज जाओ, क्लॉकवाइज जाओ, आपकी मर्जी है। तो मैं कैसे जा रहा हूँ? इन लूप ए, ई, एफ, डी, ए, लूप को हमेशा क्लोज बोलते हैं, तो ए से शुरू किया तो ए पे ही खत्म करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे हम ईएमएफ की। मैं जा रहा हूँ ए से ई, ध्यान से देखो। आई विल चेंज द कलर ऑफ माई पेन। जी हाँ, ये देखिए, ए से ई जा रहा हूं तो मैं प्लस से माइनस की तरफ जा रहा हूं, तो -6। और कोई ईएमएफ इसमें अंदर है ही नहीं, तो ये खत्म हो गई बात। अगला शुरू करते हैं। मैं ए से ई जा रहा हूँ, कोई रेजिस्टेंस नहीं है तो कोई पॉइंट नहीं आएगा। ई से एफ जा रहा हूँ तो करंट के साथ साथ जा रहा हूँ, करंट के साथ जाऊंगा तो वैल्यू आएगी माइनस, मैंने ब्रैकेट लगा के लिख दिया माइनस। और क्या करना है? आई इंटू आर, तो 1 ओम को इससे मल्टीप्लाई कर देना है। 1 ओम को इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो I2 माइनस I1 ही रहेगा। ब्रैकेट हमने और क्लोज कर दी। नेक्स्ट पे चलते हैं। अब मैं जा रहा हूँ एफ से डी। देखिए इसी को फॉलो करना है, ए से ई, ई से एफ, एफ से डी और डी से वापस है। एफ से डी जा रहा हूँ करंट के ऑपोजिट, सो +3I1। और डी से ए में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, इसको सॉल्व करते हैं इक्वेशन को। 3I1 और ये प्लस हो जाएगा 4I1 माइनस I2 इक्वल टू 6। ये हमारे पास पहली इक्वेशन आ गई। दूसरी इक्वेशन के ऊपर चलते हैं, दूसरी लूप में घुसते हैं। फिर से क्लॉकवाइज जा रहा हूं, आपकी मर्जी, आपको एंटी क्लॉकवाइज जाना है आप एंटी क्लॉकवाइज चले जाइए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेकंड लूप के ऊपर आते हैं। इन लूप, नाम लिखते हैं उसका, ई, बी, सी, एफ, ई। फिर से याद रहे, ई से बी, पहले मुझे क्या देखना है? पहले मुझे देखना है ईएमएफ। तो मैं पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा हूँ, बिकॉज मैं ई से बी और बी से सी पे जा रहा हूँ। बी से सी पे जा रहा हूँ तो मैं एंड से नेगेटिव एंड पे जा रहा हूँ, तो -9 आ गया। और कोई सेल इसके अंदर है ही नहीं। अब बात करते हैं किसकी? आई इंटू आर की। तो मैं ई से बी पे जा रहा हूँ, तो प्लस का I2 इंटू 2, 2I2। ठीक है। अब बी से सी पे जा रहा हूँ, कोई रेजिस्टेंस नहीं है, इसलिए आगे चलते हैं। सी से एफ जा रहा हूँ, करंट के ऑपोजिट, करंट के ऑपोजिट रहेगा, फिर से पॉजिटिव, 3I2। और अब मैं जा रहा हूँ एफ से ई, फिर से करंट के ऑपोजिट, तो इसके अंदर फिर से आएगा प्लस का I2 माइनस I1 इक्वल टू 0। तो 1 करना है तो वो वही का वही रहेगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। I1 एक ही है, माइनस का I1, I2 हो गया हमारे पास 3 2 5 और 1 6, प्लस का 6I2 इज इक्वल टू 9। ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 को आपको सॉल्व करना है, आपके पास I1 I2 की वैल्यू आ जाएगी, आपके पास आंसर आ गया। आप चाहे तो एलिमिनेशन यूज करें, आप चाहे तो सॉल्यूशन यूज करें, जो को आता है ढंग से आप उसको अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं। मैं क्या कर रहा हूँ, पहली इक्वेशन को, सॉरी दूसरी इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करके फर्स्ट में ऐड कर दूंगा। फर्स्ट इक्वेशन है 4I1 माइनस I2 इक्वल टू 6। मैं एक आपको जो है ढंग से पूरा सॉल्व करके दिखा रहा हूँ कि जो है इक्वेशन आपने बना दी तो यहां तक फिजिक्स है, उसके बाद मैथ्स है। वो मैथ्स आपको खुद सीखना है, अपने मैथ्स वाला टीचर को बोलिए, आपको और ट्रेन करेगा। 4 से मल्टीप्लाई करते हैं सेकंड इक्वेशन को भी, -4I1 प्लस 4 6 24I2 इक्वल टू 4 9 36। ऐड कर दिया हमने तो ये हो गया कैंसिल। 24 माइनस 1 ये आ गया 23I2, 36 + 6 ये हो गया 42। तो I2 की वैल्यू आ गई 42/23 एम्पियर। सिमल में करना है तो आपकी मर्जी है, नहीं तो आप ऐसे भी छोड़ सकते हैं।
अब आई वन की वैल्यू निकालनी है, मुझे लगता है इक्वेशन नंबर 2 ज्यादा बेटर है आई वन की वैल्यू निकालने के लिए, तो मैं 2 को अप्लाई कर रहा हूँ। ये उधर ले जाओ तो ये हो जाएगा आई वन इक्वल टू आई टू माइनस 9, वो 9 इधर ले आए। आई टू की वैल्यू हमारे पास आई है 6 × 42/23 -9। एलसीएम लेके आपको इसको सॉल्व करना है, मैथमेटिकल पार्ट है, आप खुद सॉल्व कर सकते हैं। मैं चल रहा हूँ नेक्स्ट न्यूमेरिकल के ऊपर। तो इस तरह से आपको आई वन आई टू करना है। 3 न्यूमेरिकल मैं आपको कराऊंगा ताकि आपको इसके ऊपर पूरा एक क्लैरिटी मिल जाए। नेक्स्ट न्यूमेरिकल के ऊपर चलते हैं हम। नेक्स्ट न्यूमेरिकल ये रहा। अब आपको इस केस में आई वन और आई टू की वैल्यू गिवन है। अगर आपको आई वन आई टू की वैल्यू गिवन है तो आपका आधा काम हो गया, यानी कि आपको केसीएल नहीं लगाना, केवीएल लगाना है। तो सीधा चलता हूं मैं लूप नंबर 1 में, क्लॉकवाइज चल रहा हूँ। नाम लिखते हैं लूप नंबर 1 का, BCDAB। तो यहाँ पे देखते हैं कौन कौन सा सेल है, दो सेल है यहाँ पे, प्लस माइनस लिख दिया मैं। बी से सी तो -12, फिर मैं नीचे आया सी से डी और डी से ए तो +10। ये हो गया मेरा ईएमएफ। याद रखो कि ईएमएफ और आई इंटू आर दोनों का सबमिशन करना है हमें। तो दोनों का सबमिशन की बात कर रहे हैं। ईएमएफ हमने कर लिया, प्लस का साइन लगाता हूं। आगे चलते हैं अब नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। हो सकता है माइनस भी आए, कोई इशू नहीं है। मैं जा रहा हूँ बी से सी, तो करंट देखिए यहाँ पर आपका करंट मेरे से ऑपोजिट जा रहा है। मैं बी से सी जा रहा हूँ, करंट ऑपोजिट, तो प्लस का साइन 2I1। आई होप यू आर गेटिंग द थिंग्स, और मेरे साथ साथ नोट करते चलिए, समझते चलिए। सी से डी में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, छोड़ दो। डी से ए में जा रहा हूँ, फिर से करंट मेरे ऑपोजिट जा रहा है, तो +3I2 इक्वल टू 0। हमारे पास इक्वेशन क्या बन गई, ये हो जाएगा कितना, -2, उधर जाके +2। 2I1 +3I2 इज इक्वल टू +2, इक्वेशन नंबर 1। दूसरी इक्वेशन पे आते हैं, सेकंड लूप के ऊपर आते हैं। मैं आपको हल्का सा सॉल्व करके समझा दूंगा कि कैसे एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना है, बाकी वो आपको क्लास 10 से आता है। सेकंड लूप है ADEFA। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है, लेकिन तीसरा बड़ा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, समझ के जाइएगा। ए से डी पे जा रहा हूं मैं, पहले बात कर रही है हमने सेल की, सिर्फ एक ही सेल है यहाँ पे, तो -10। अगले पॉइंट पे चलते हैं, ए से डी पे जा रहा हूं करंट के साथ साथ, तो माइनस का ब्रैकेट स्टार्ट कर दी, -3I2। अगले पॉइंट पे चलते हैं, डी से ई में कुछ नहीं है। ई से एफ पे जा रहा हूं, तो ये देखिए करंट ऐसे जा रहा है, यानी कि मेरे ऑपोजिट, +4I3 इक्वल टू 0। ये -10 हो जाके प्लस हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा क्या, -3I2 +4I3 =10। अब यहाँ देखिए गड़बड़ क्या हो रही है, गड़बड़ ये हो रही है कि पहली इक्वेशन I1 I2 में है, दूसरी इक्वेशन I2 I3 में है। तो मैंने आपको बताया था जब जितने वेरिएबल हो उतनी इक्वेशन बनेगी। पॉइंट ए पे देखिए, ए हमारा जो जंक्शन है, I1 करंट आ रहा है, उसमें से I2 निकल गया और I3 भी निकल गया। सो टोटल हमारा I1 है, दैट मीन्स I1 = I2 + I3। दिख रहा है आपको, I1 करंट आया, उसमें से दो करंट बट गए, दो करंट टूट गए, तो I1 = I2 + I3। हम यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 में I1 की वैल्यू पुट करते हैं, एक और इक्वेशन बनेगी हमारे पास, ये हो जाएगा 2 × I2 + I3 =3I2, सॉरी प्लस आएगा, +3I2 =2। सॉल्व करते हैं हम, ये हो जाएगा 2 और 3 5I2 +2I3 =2। अब हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 और 3 है, इन दोनों को सॉल्व करना है। तो इक्वेशन नंबर 2 और 3 को कैसे सॉल्व करेंगे, एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन, जो आपको लगे। मुझे इजी वे लग रहा है एलिमिनेशन, तो मैं इक्वेशन नंबर 3 को 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर देता हूँ 2 में से। तो कैसे करेंगे सॉल्व, -3I2 +4I3 =10। नीचे वाली को मल्टीप्लाई किया, 10I2 +4I3 =4। माइनस माइनस माइनस, बिकॉज हम इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ये कैंसल आउट हो गया। ये बचा -13 I2, और ये बचा कितना, 10 - 4 6। सो I2 =
-6/13। मैंने आपको बोला था कि किसी किसी करंट की वैल्यू नेगेटिव आ सकती है। अब आप बोलेंगे सर करंट तो स्केलर होता है। नेगेटिव का मतलब है कि हमने डायग्राम में इसकी डायरेक्शन गलत ली हुई है। I2 की डायरेक्शन वैसे भी अगर आप देखें, ये जो सेल है, ये सेल के पॉजिटिव से करंट इधर जाना चाहिए ना, तो ये उसकी तरफ कैसे आ रहा है? और डायग्राम में जो दिया था हमने उसको मान लिया कि भाई डायग्राम वाले थोड़ी ना गलत देंगे। तो डायग्राम के अकॉर्डिंग जब हमने सॉल्व किया तो वो वैल्यू नेगेटिव आ रही है। तो नेगेटिव का मतलब यह है कि उसकी डायरेक्शन ऑपोजिट है। बच्चे बार बार बोलते हैं सर करंट तो स्केलर होता है, फिर डायरेक्शन का क्या फंडा है? कोई टेंशन नहीं है बेटा, तुम इसको ऐसे ही सॉल्व करो। -3I2 +4I3 =10। इसको सॉल्व करते हैं फटाफट। -3 इंटू -6/13 -10 -4I3। ये मैंने सारा चेंज कर दिया। माइनस आप चाहे तो पूरा कॉमन भी ले सकते हैं, बिल्कुल negative नहीं सकते हम। ये हो जाएगा 18/13 -10 -4I3। सॉल्व करते हैं फटाफट। ये हो जाएगा 130। 130 -18, 130 -18 विल बी 1112, 112 सॉरी, 112/13 with a negative sign, -4/I3। सो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, और 4 से हम इसको सॉल्व करेंगे तो आई गेस ये कट जाएगा। 4 टू ज़ा 8, देन 4, देन 3, and then 28। So I3 comes out to be 28/13। Now we have written that I1 is equal to I2 plus I3। सो दोनों की वैल्यूज हम ऐड कर देते हैं। -6/13 +28/13, एलसीएम सेम आएगा तो 28 में से 6 गया, 22/13। ये हमारे पास तीनों की वैल्यूज आ गई। एम्पियर जरूर लिखिएगा, कई बार यूनिट ना लिखने की वजह से भी मार्क्स कट जाते हैं। फटाफट से चलता हूँ आखिरी न्यूमेरिकल के ऊपर, और उसके बाद अगर समय मिलेगा तो हम व्हीटस्टोन ब्रिज भी डिस्कस करेंगे। बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, देखिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल आपके सामने। देखिए क्या है ये, यहाँ पर आपको करंट की वैल्यूज गिवन है। ये I1 है, ये I2 है। मैं दोबारा से लिख देता हूँ यहाँ पे करंट की वैल्यू I2, ये वाला 1 है, ये I1 माइनस I2 है, और ये हमारा I3 करंट है। ये I2 प्लस I3 है, ये I2 I3 -1 है। ठीक है, तो करंट सब कुछ दिया हुआ है आपको। मैं सिर्फ लूप्स की इक्वेशन बना के दूंगा और कुछ नहीं चलूंगा। क्या चलेंगे? I1 है, I2 है, I3 है। मतलब आपको तीन इक्वेशन चाहिए। बस इसी चीज को ध्यान रखिएगा कि आपको तीन इक्वेशन चाहिए। लूप नंबर 1 ये लेंगे हम, लूप नंबर 2 ये लेंगे हम। अब लूप नंबर 3 आप चाहो तो ये वाली भी ले सकते हो, और चाहो तो पूरी बाहर वाली भी ले सकते हो। ठीक है, मैं आपको अभी करके दिखाता हूँ। चलिए थोड़ा सा साइड करता हूँ इसको मैं। जी हाँ, यहाँ इक्वेशन बनाते हैं। पहले की बात करते हैं ABCA। सो सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी? सेल की। प्लस माइनस, तो हम सी से ए पे आ रहे हैं तो +10 होगा। ठीक है, उसके बाद चलते हैं ए से बी, करंट के साथ साथ जा रहा हूँ तो -4I2। फिर बी से सी, करंट के साथ साथ जा रहा हूँ तो -2 इंटू I2 + I3। फिर सी से ए जा रहा हूँ फिर से करंट के साथ साथ, तो -1 इंटू I1, दैट इज -I1 =0। पहली इक्वेशन हमारे पास ये बन गई। सिंप्लीफाई आप कर सकते हैं। दूसरी इक्वेशन पे चलते हैं। ACBA, जैसे आपका दिल करे आप घूमिए, क्लॉकवाइज घूमिए, क्लॉकवाइज घूमना, एंटी क्लॉकवाइज घूमिए। इसके बाद छोटा सा टॉपिक व्हीटस्टोन ब्रिज का करके हम आज का लेक्चर जो है ओवर करेंगे। थोड़ा सा लेक्चर आज का लंबा रहेगा बिकॉज हमें चैप्टर जो है फिनिश करना है। ACDA, ए से सी पे जा रहा हूं तो अब मैं -10 लूंगा इसको। ठीक है जी। अब आ गया हमारे पास I इंटू R की बारी। ए से सी करंट के ऑपोजिट जा रहा हूँ तो +I1। फिर सी से डी करंट के साथ साथ जा रहा हूँ तो +2 इंटू I2 + I3 -I1। देखिए जब करंट गिवन हो ना तो आपका आधा काम अपने आप ही हो गया। फिर चलते हैं डी से ए, करंट के ऑपोजिट, तो +4 इंटू I1
माइनस आई टू इक्वल टू जीरो। ये आपकी सेकंड इक्वेशन बन जाएगी। अब थर्ड इक्वेशन आपको कैसे बनानी है, आपके पास बहुत सारे तरीके हैं। थर्ड इक्वेशन आप चाहो तो ए बी ई डी ए, ये बाहर वाली पूरी ले सकते हो रोम्बस टाइप, ठीक है। ये नहीं लेनी, बच्चे कहते हैं मुझे नहीं लेनी, तो फिर भाई ये वाली ले लो। ये होगी आपकी थर्ड, थर्ड वाली, बी ई डी सी बी, ठीक है। तो बी से ई पे जा रहा हूं मैं, ये प्लस है, और फिर वहां से माइनस पे जा रहा हूं तो -5 लूंगा, -5 लूंगा, ठीक है। अब और कोई सेल इसमें है नहीं, बी से ई पे आया, ई से डी पे आया, कोई रेजिस्टेंस नहीं है। डी से सी पे जा रहा हूँ, करंट के ऑपोजिट जा रहा हूँ, तो +2 इंटू I2 प्लस I3 -I1। आई होप स्क्रीन मेरी प्रॉपरली आपको दिख रही है। मैं थोड़ा सा इसको ऊपर कर देता हूँ। जी, सो ये हो गया। थोड़ा सा आगे चलते हैं अब। डी से सी का हमने कर लिया। देखिए बी से ई में, यहाँ पर, यहाँ पर कोई भी रेजिस्टेंस नहीं था, इसलिए हमने नहीं छेड़ा। यहाँ रेजिस्टेंस है, डी से सी करंट के ऊपर, तो +2 इंटू दिस वैल्यू आ गई। फिर आगे चलते हैं सी टू बी, तो यहाँ पर भी करंट के ऑपोजिट जा रहे हैं, तो +2 इंटू I2 प्लस I3 इक्वल टू जीरो। अब बच्चे कहते हैं कि सर इसको सॉल्व कैसे करें भाई। अब यहाँ पे सिंपल मैथ्स है। पहले इक्वेशन नंबर 1 और 2 को माइनस करके एक एक एलिमिनेट कर लो, I1 I2 की फॉर्म में ले आओ, और फिर आगे आपको चलना पड़ेगा। तो इस तरह से आपका कुछ सॉल्यूशन निकलेगा, और थोड़ा सा सॉल्यूशन लेंदी हो जाता है, मैं मानता हूँ। तो आपको मेरी सजेशन ये रहेगी कि अगर आपने इतना काम कर दिया तो आपको 1.5 नंबर मिल चुके हैं। 3 नंबर का जो टोटल क्वेश्चन है, आपको 1.5 नंबर मिल चुके हैं। आगे सॉल्यूशन के बाकी के मार्क्स है, तो वो मार्क्स आप कब करिएगा, जब आपके पास फ्री टाइम हो। अगर आपको लग रहा है इस क्वेश्चन को करने में आपको 10 मिनट लग रहे हैं, तो भाई 10 मिनट का ये क्वेश्चन नहीं है, ये 6 मिनट का क्वेश्चन है मैक्सिमम। एक और ट्रिप आपको आज दे के जाता हूँ। 1:2 का रेशो, जितने मिनट का आपका क्वेश्चन पेपर है, उसका, सॉरी, जितने मार्क्स का आपका क्वेश्चन पेपर है उसका डबल लगा लो। 70 मिनट का, 70 मार्क्स का आपका पेपर है, तो उसका डबल यानी 140 मिनट में खत्म होना चाहिए। अगर नहीं हो रहा तो भाई हम स्लो चल रहे हैं बहुत, तो हमें अपनी स्पीड को चेंज करना पड़ेगा। फटाफट से चलते हैं व्हीट स्टोन ब्रिज के ऊपर, जो कि एप्लीकेशन है किसकी, इसी किरचॉफ्स लॉ की। व्हीट स्टोन ब्रिज क्या है, इसमें 4 रेजिस्टेंस होते हैं हमारे पास। थोड़ा सा फ्रीली चलूंगा मैं। और बीच में हमने लगाया हुआ है गैल्वेनोमीटर, ये हमने बहुत बार डिस्कस किया न्यूमेरिकल्स में। और एक के क्रॉस हमने लगा है एक बैटरी, यानी कि एक डायगोनल पे हमने लगा दिया गैल्वेनोमीटर, और एक डायगोनल पे हमने लगा दिया एक बैटरी। तो बैटरी से करंट निकलेगा आई। रूल ये कहता है आई करंट निकला है तो आई ही वापस आना चाहिए। कैसे आएगा वापस, आइए देखते हैं। इन सब रेजिस्टेंस की वैल्यू हमने रख ली, PQRS, हमें इसकी कंडीशन निकालनी है। आइए चलते हैं कैसे कैसे हमें करंट को इसमें से फ्लो करना है। तो आई करंट पहुंचा यहाँ पे, मान लीजिए ऊपर चला गया I1, तो नीचे कितना रह गया, I-I1। ये हम फर्स्ट लॉ अप्लाई कर रहे हैं। ये पहुंचा इस पॉइंट पे जो जंक्शन पॉइंट है, तो यहाँ पे मान लीजिए IG करंट ले लिया गैल्वेनोमीटर ने। I1 करंट यहाँ पर पहुंचा था, उसमें से IG गैल्वेनोमीटर ने निकाल लिया, तो बाकी बचा I1 माइनस IG। नीचे चलते हैं, ये भी एक जंक्शन पॉइंट है। यहाँ पर IG आ रहा है, और यहाँ I-I1 आ रहा है, दोनों यहाँ पर ऐड हो जाएंगे, तो यहाँ पर मिलेगा हमें I-I1 प्लस IG। अब इस पॉइंट पे ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू ऐड हो जाएगी, तो आप देखिए I1 माइनस IG, जो Q के साथ से आ रहा है, और नीचे है I-I1 प्लस IG। तो I1 से I1 कट गया, IG से IG कट गया, वापस क्या रह गया, I। तो यहां से वापस I करंट निकल जाएगा। देखिए आया भी I था और चला भी I गया है। ये आपका था। अब हमें करना क्या है, लूप लॉ लगाना है, KVL लगाना है, और प्रूफ करना है कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन क्या आती है। यहाँ पर एक कंडीशन जो आपको रहेगी वो ये रहेगी कि IG की वैल्यू जीरो रहती है। IG की वैल्यू जीरो होने का मतलब है कि गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन। तो हमें IG की वैल्यू को जीरो कर देना है, जो भी इक्वेशन बनेगी। पहले इक्वेशन बना लेते हैं फटाफट से। इक्वेशन नंबर 1 के ऊपर आ रहा हूं मैं, लूप नंबर 1 में। आप चाहें तो इसका कुछ नाम भी रख सकते हैं, मैं स्मॉल a b c d लिख रहा हूं।
सो स्मॉल ए बी डी, ए के अंदर सबसे पहले इसके अंदर ए बी डी है आपडा के अंदर, ए से बी जा रहा हूँ, देखिए कोई सेल नहीं है यहाँ पे, सीधी बात है। ए से बी जा रहा हूँ, सो -I1P। बी से जी जा रहा हूँ तो -IgG। फिर डी से ए जा रहा हूँ तो +I - I1 × R =0। और ऊपर हमने लिखा IG 0 है तो ये हो गया खत्म, तो बचा क्या, -I1P +I - I1 × R = 0। ये एक्सप्रेशन इंपॉर्टेंट है इसलिए करा रहा हूँ आपको। I1P ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 बन गई। सेकंड लूप के ऊपर चलते हैं। सेकंड लूप में भी मैं क्लॉकवाइज ही जा रहा हूँ, आपकी मर्जी, आपको जैसे भी जाना है जा सकते हैं, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी, सेकंड लूप का नाम है BCDB। BCDB, BCDB में चलते हैं। पहले आपडा में गए थे ABDA में, अब BCDB में चलते हैं। B से C करंट के साथ साथ जा रहा हूं तो -I1 -IG ब्रैकेट के साथ इंटू चार्ज है, सॉरी रेजिस्टेंस है यहाँ पे Q। C से D करंट के ऑपोजिट जा रहा हूं तो +I - I1 +IG, और रेजिस्टेंस है यहाँ पे कितना, S। और फिर डी से बी करंट के ऑपोजिट जा रहा हूं तो IgG। और हमने क्या बोला था कि IG की वैल्यू कर दो खत्म, तो ये IG गया, ये IG गया, ये पूरा का पूरा गया, तो बचा क्या, -I1Q +I - I1 × S =0। इसको उधर ले जाओ, I1Q I - I1 × S, इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 को 2 से डिवाइड करेंगे जब आप, तो I1 से I1 कट जाएगा, I - I1 से I - I1 कट जाएगा, और हमारे पास क्या आ जाएगा, P/Q = R, which is the condition of Wheatstone bridge and it is an application of किरचॉफ लॉ। तो ये हमारा आज का एक लेक्चर था बड़ा इंपॉर्टेंट, जिसके साथ ही हमने दो यूनिट नंबर 1 और 2 फिनिश कर लिए हैं। यानी कि हमने अपने 16 नंबर का सिलेबस जो है कर लिया है। 16 नंबर में से अब आप कितने लेते हैं ये आपके ऊपर है। आई विल सजेस्ट कि कम से कम इन 16 में से आप 12 से 13 नंबर का जुगाड़ कर लीजिए, 12 से 13 नंबर की प्रैक्टिस कर लीजिए, ताकि आपको आने वाले चैप्टर्स में बहुत सारी हेल्प मिले। तो इसी भावना के साथ, इसी आशीर्वाद के साथ, इसी दुआ के साथ कि आप लोग इसमें से कम 12 से 13 नंबर जो है एक्सट्रैक्ट करेंगे। मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।